मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज प्यारे बच्चों हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ की। एक बात और बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, आपने सुना ही होगा व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। देखो कूलम्ब्स ने क्या किया, जैसे बच्चों हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बच्चों आपने क्या पढ़ा, टू मास बॉडी के बीच में फोर्सेस। तो कूलम्ब्स ने बच्चों क्या किया, 2 पॉइंट चार्जेस लिए, Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस r। कूलम्ब्स ने 2 पॉइंट चार्जेस लिए। पॉइंट चार्ज का मीनिंग समझिए। पॉइंट चार्ज का मीनिंग ये है बच्चों कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो और जिस बॉडी पे चार्ज हो उसका साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। अगर ऐसा होता है कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट में ज्यादा है तो उस टाइम हम ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो याद रहे कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज पे ही वैलिड है। तो कूलम्ब्स ने बच्चों क्या किया, 2 पॉइंट चार्जेस लिए वैक्यूम के अंदर। तो कूलम्ब्स ने ये ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली कि इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था या रिपल्सन था, अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो बच्चों अट्रैक्शन होगा, सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। तो कूलम्ब्स ने एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली मिला ये फोर्स। और उसने क्या ऑब्जर्व किया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली था। तो वैक्यूम में उसने ये ऑब्जर्व किया। तो कूलम्ब्स ने जब ये लॉ बनाया तो इसकी मेन कंडीशन ये है कि पॉइंट चार्जेज होने चाहिए और वैक्यूम में होने चाहिए। अगर बच्चों दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करोगे, F डायरेक्टली टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर आप सभी को पता है डायरेक्टली को रिमूव करने के लिए बच्चों एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये है बच्चों कूलम्ब्स लॉ इन वैक्यूम। जिस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है Gm1 m2 बाई R स्क्वायर, इन द सेम वे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये चार्जेस के बीच का फोर्स है, वो मासेस के बीच का फोर्स है। यहाँ पे जो K है इसे बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, इस K को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, कूलम्ब्स कांस्टेंट। और इस K का वैल्यू होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी इक्वल होता है। K को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है बच्चों इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये बच्चों आपका कंप्लीट बन गया है कूलम्ब्स लॉ। ये परमिटिविटी है, फ्री स्पेस मींस वैक्यूम का परमिटिविटी है, मींस वैक्यूम की एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को पास कर सकता है, वैक्यूम कितना अलाउ करता है कि दो चार्जेस कितना फोर्स अप्लाई करे। अगर बच्चों मीडियम हुआ, दो चार्जेस को आपने वाटर में प्लेस किया तो यह मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कूलम्ब्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। चलो बच्चों, यूनिट ऑफ K
कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से आ जाओ। के निकालना है, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो के आ जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, चार्ज का कूलम और कूलम। तो बच्चों इसका यूनिट कितना आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपका के का यूनिट आ गया। साथ ही इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml/t-2, डिस्टेंस का l/l², चार्ज का क्या होता है बच्चों, देखो करंट आप सभी को पता है चार्ज अपॉन में टाइम, और चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा करंट इनटू टाइम, करंट का a टाइम का t। तो चार्ज का डायमेंशन बच्चों, चार्ज का डायमेंशन at और at सोल्व करेंगे कितना आ गया, ml3 हो गया, नीचे t स्क्वायर, ऊपर जाके -2 ऑलरेडी है, t की पावर -4, नीचे a स्क्वायर, ऊपर आके -2। तो बच्चों ये k का यूनिट और ये k का डायमेंशन। अब k का वैल्यू देखो, k का वैल्यू होता है बच्चों 1/4πε0 भी होता है, और इसको 9 × 10⁹ के इक्वेट भी कर सकते हैं। इस कांस्टेंट का वैल्यू ये होता है 9 × 10⁹, और इसकी यूनिट ये है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है इसकी यूनिट, ठीक है। अब आपको k का यूनिट और डायमेंशन आ गया। अब जरा हम एप्सिलॉन नॉट की बात कर लेते हैं बच्चों। एप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट और डायमेंशन यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से चलो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख लेते हैं पहले। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, कितना वैल्यू आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट निकालना है, इसको नीचे ले आओ। एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/4π, ये नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। इसको सोल्व करेंगे तो 8.85 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। यूनिट क्या होगा, यूनिट बहुत ही सिंपल है। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा बच्चों, 4π का कोई यूनिट होता नहीं है, तो k का जो यूनिट होगा वो 1/ε0 के इक्वल होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा वो k के रेसिप्रोकल होगा। k का रेसिप्रोकल कर दो, ये रहा k का यूनिट कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला भी इसका रेसिप्रोकल कर दो। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा बच्चों, इसका रिवर्स कर दो। m1 है तो -1 हो जाएगा, l3 है तो -3 हो जाएगा, t-4 है तो t+4 हो जाएगा, और a2 हो जाएगा। तो बच्चों ये k एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, डायमेंशन और इनकी वैल्यूज है। और ये आपका कंप्लीट कूलम्ब लॉ है 1/4πε0 Q1 Q2/r² इन वैक्यूम में। सपोज करो आपको चार्जेस कहीं मीडियम में रखने पड़ जाए, कि कोई मीडियम आ जाए, तो बच्चों इन मीडियम क्या होगा, इन मीडियम क्या करेंगे, मीडियम में क्या चेंज आएगा, ये वैक्यूम में फोर्स है, इन वैक्यूम मीडियम में क्या चेंज आएगा, 1/4πε0 की जगह एप्सिलॉन m आ जाएगा। इसको बार बार बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, ये जो है ये है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट NaUGHT, ये है इसका प्रोनाउंसिएशन एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम में यूज करना है तो एप्सिलॉन m आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा Q1 Q2/r²। तो ये फोर्स है मीडियम में, और ये फोर्स है प्यारे बच्चों वैक्यूम में। अब इन दोनों फोर्स का जो रेशियो है उसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल के। ये होता है बच्चों फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम। दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में फोर्स कितना है, दो चार्जेस के बीच में मीडियम में फोर्स कितना है, डिस्टेंस सेम रहना चाहिए r और r।
तो उस टाइम जो रेशियो आएगा दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब वैक्यूम में फोर्स कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मीडियम में फोर्स कितना है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या बचा 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन m, ये बचा एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्यारे बच्चों एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसी रेशियो को एप्सिलॉन r भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एप्सिलॉन r, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसे बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये है एप्सिलॉन r। अब आपको ये पता चल गया कि मीडियम में जो फोर्स निकालना हो तो आप निकाल सकते हो वैक्यूम में फोर्स अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता ही है, वैक्यूम और एयर के लिए 1 होता है, वाटर के लिए 81 होता है और मेटल के लिए इंफिनिटी होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से बच्चों मीडियम में फोर्स निकाल सकते हैं। तो मीडियम में फोर्स निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय के, और के का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो बच्चों कंफर्म हो गया कि मीडियम में जो फोर्स होगा वो वैक्यूम से कम ही होगा। तो ये है बच्चों आपका कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी कंडीशन सुन लो, कूलम्ब्स लॉ तभी वैलिड है चार्ज रेस्ट पे हो, तो स्टैटिक चार्ज होने चाहिए, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, और वैक्यूम में ये फॉर्मूला है और मीडियम में ये। इज इट? आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो बच्चों कूलम्ब्स लॉ आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। अब देखो कूलम्ब्स लॉ में न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। सपोज करो बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है और इनमें डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम। सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है और इनमें गैप है 1 एंगस्ट्रॉम। यू हैव टू डिटरमाइन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब आपको सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो वैक्यूम में एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे बच्चों के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ये तो आप सभी को पता है कि अपोजिट चार्ज होते अट्रैक्ट करेंगे। तो डायरेक्शन तो कंफर्म हो गया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस साइड लगेगा, प्रोटॉन पे फोर्स इस साइड। इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को इस साइड। मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे जरा उसको देख लेते हैं। के का वैल्यू सभी को पता है 9 × 10⁹ Q1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये, प्रोटॉन पे चार्ज कितना, प्रोटॉन पे चार्ज कितना, आर स्क्वायर, आर है 10⁻⁻10। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों कितना आ गया 9, 1.6, 1.6 -90 -38 10⁻9 10⁻38 -10 का स्क्वायर करेंगे 10⁻20। रूल ये होता है सबसे पहले पावर को सोल्व करेंगे। तो ये हो गया 9, 1.6 का मल्टीप्लाई 256 2.56, 10⁻20 ऊपर जाके प्लस का 20 प्लस का 20 प्लस का 9 प्लस का 29 और माइनस का 38। ये 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 से 9 6 54 हो जाएगा, 5 2 5 45 और 5 बच्चों 50 50 हो जाएगा, 18 और 23 ये आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर कितना -9 न्यूटन। तो ये है आपका एक सिंपल क्वेश्चंस जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे अप्लाई कर सकते हो। एक बच्चों में आपको ये दिखा रहा हूँ।
अब मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर भी कर देता हूँ कि कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में हम ग्रेविटी को इग्नोर क्यों कर सकते हैं। तो चलो ये आपके ये वाला क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है और ये डिस्टेंस आर है। इलेक्ट्रॉन का मास एम, प्रोटॉन का मास एम। तो हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालते हैं। विच वन इज ग्रेटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करते हैं प्यारे बच्चों, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा। तो चलो कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रिक होता है K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर और ये हो जाएगा G M1 M2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। आर कैंसिल हो जाएगा, K Q1 Q2 G M1 M2 ये आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर लो। K का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। G का वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 की पावर माइनस 11। M1 क्या है, इलेक्ट्रॉन, M1 इलेक्ट्रॉन है और M2 क्या है, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, प्रोटॉन का 1.67 10 की पावर माइनस 27। अब जरा इनको कंपेयर कर लो, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। पावर सोल्व कर लेते हैं, पावर ऐड करो, 31 और 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और ये 42 हो जाएगा। 42 और 27 कितना हो जाएगा, 49, 59, 69 हो जाएगा माइनस का, ऊपर जाके प्लस का 69 हो जाएगा। तो पावर प्लस का 69 ये हो गया, माइनस 19 माइनस 38, 10 की पावर माइनस 38 और ये 10 की पावर 9 ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, अप्रोक्स है ये 1.6 हो गया, इसको अप्रोक्स 7 ले लेते हैं, ठीक है। कितना आ गया, 69 और 9 हो गया 78, 78 में से 38 चला गया, कितना हो गया 40, 10 की पावर 40, एक डेसिमल यहाँ से कट जाएगा, तो इसको 10 की पावर 39/7 भी कर सकते हो। 7 से डिवाइड कर लो, 2 पे, तो 10 की पावर 39। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन में ये देख सकते हो कि जब हमने इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर किया तो ये 2.2 10 की पावर 39 आ गया। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया प्यारे बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में हम ग्रेविटी को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है 10 की पावर 39 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो आपने बहुत सारे ऑब्जर्व किया होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया होगा, हम इनके वेट को इग्नोर करते हैं क्योंकि यहाँ ग्रेविटी जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए। एक अच्छा न्यूमेरिकल और लेते हैं। कई बार आपको ट्रायंगल पे, स्क्वायर पे चार्जेस गिवन होते हैं और आपसे पूछा जाता है फोर्सेस। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों कैसे डील करोगे, इनको भी ध्यान से समझो। A B C, सपोज करो यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है, यहाँ माइनस ले लेते हैं और यहाँ पे 2Q है और ट्रायंगल की साइड है A। सपोज करो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आपसे पूछ सकता है डिटरमाइन नेट फोर्स ऑन माइनस Q, डिटरमाइन नेट फोर्स ऑन प्लस Q, डिटरमाइन नेट फोर्स ऑन प्लस 2Q। नेट फोर्स का मीनिंग बच्चों ये रहेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रहेगा,
कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितना डायरेक्शन। चलो मैं सी पे निकाल देता हूँ, नेट फोर्स ऑन सी। तो देखो कैसे अप्रोच करना है, जिस चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना हो उस चार्ज को भूल जाओ, इस पे निकालना है। तो सी पे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो सी पे कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा, ए और बी। इज इट ए का जो फोर्स होगा सी पे वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया F1, और बी का जो फोर्स सी पे होगा वो रिपेल करेगा सी को, ये हो गया F2। सी पे फोर्स कैलकुलेट करना है तो सी को छोड़ दो, सी पे कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा, ए एंड बी। तो ए अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव, और बी रिपेल करेगा। सी पे फोर्स निकालना है तो हमें ये नहीं देखना है कि सी किस पे लगाएगा, सिर्फ ये देखना है सी पे कौन कौन लगाएगा। तो सी पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो पैरेललोग्राम से आ जाएगा, डायगोनल से। ये नेट फोर्स होगा, ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, जो 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा कंप्लीट। 60 60 60, ये बच्चों 60, तो ये कितना बचा, 120। सबसे पहले आप डायरेक्शन बनाएंगे। डायरेक्शन बनाने के बाद बच्चों माइनस का रोल यूज नहीं करना, माइनस का कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लिखनी है। और मैग्नीट्यूड में सिर्फ आप जैसे F1 लिखेंगे, F1 कितना होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर A स्क्वायर, तो हो जाएगा 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इसको F लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसका फोर्स कितना होगा B का, इसका भी आएगा K Q1 Q2 अपॉन में A स्क्वायर, ये भी 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इसका भी फोर्स, ये F है तो ये भी F हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों फोर्स हमारे F आ गए। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो R का फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा, ये आ जाएगा। R इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा। R हमारा नेट फोर्स है, A आपका F है, B भी F है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, और cos है 120। cos 120 बच्चों कितना, cos 120 माइनस 1/2 होता है ना, F स्क्वायर 2F स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में F है 2F स्क्वायर हो जाएगा, और cos 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कितना आ गया F नेट, 2F स्क्वायर माइनस का F स्क्वायर कितना आ गया, F स्क्वायर, तो रूट करेंगे तो F, तो बच्चों नेट फोर्स उतना ही आ गया F। F को लास्ट में रिप्लेस कर देंगे, जो भी इसका वैल्यू है 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये आ गया मैग्नीट्यूड। ऐसे आप ट्राई करना B पे और A पे, और कमेंट में टाइप करके बताना कि सर ये आंसर आ रहा है, तो आप A और B पे कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन के लिए आपने पढ़ा होगा tan अल्फा B साइन थीटा अपॉन में A प्लस में B cos थीटा, इज इट। ये अल्फा आपका A के साथ एंगल होता है, याद रहे, जहां आपने अल्फा बनाया है वो A का वर्क करेगा। सपोज करो इधर अल्फा बनाते हैं तो वो A का वर्क करेगा। अल्फा जिसके साथ एंगल बनाया है वो आपका A वेक्टर होगा, जैसे कि आपने 11th में पैरेललोग्राम में देखा होगा, ट्रायंगुलर लॉ में देखा होगा, अल्फा जो एंगल है वो A वेक्टर से है। तो A हम इसको, जिससे अल्फा बनाया है वो A, और जिससे अल्फा नहीं है वो B। वैसे यहाँ तो दोनों ही इक्वल है, तो ये F साइन 120, ये भी F, ये भी F cos 120, कितना आ गया बच्चों, साइन 120 √3/2 और cos 120 माइनस 1/2, कितना आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा F √3/2, F माइनस F/2, F माइनस F/2, ये आ जाएगा F √3/2, और ये भी आ जाएगा F/2, F/2 से F/2 कट जाएगा। tan अल्फा कितना आ गया, √3,
और अल्फा बच्चों कितना आ गया 60 डिग्री। तो ऐसे आप क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला रहेगा, डायरेक्शन के लिए ये रहेगा। इसमें वेक्टर फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है। साइन का रोल सिर्फ डायरेक्शन के लिए करना है, उसके बाद आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्शन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे ए पे नेट फोर्स कितना आएगा और बी पे कितना आएगा। आई होप आपको बच्चों लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।